आज हम एक कानूनी दस्तावेज के कुछ अंश देख रहे हैं जिसका टाइटल है भरण पोषण, पति का बचाव और पत्नी की गलतियां। काफी दिलचस्प लग रहा है ये। हाँ, ये असल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब BNSS 2023 की धारा 144 पर आधारित है। अच्छा, ये वही है जो पहले CRPC में धारा 125 होती थी? जी बिल्कुल। पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से जुड़ी हुई धारा है ये। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की रहेगी कि इस धारा के तहत जब पत्नी मेंटेनेंस मांगती है तो पति का वकील वो क्या सवाल पूछ सकता है या क्या बातें सामने रख सकता है। हाँ, मतलब बचाव में क्या दलीलें हो सकती हैं, किन पॉइंट्स पर फोकस करके वो दावा कमजोर या खारिज करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। पर देखिए, ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जानकारी है, कोई लीगल एडवाइस नहीं। हाँ, वो तो है, हर केस अलग होता है। बिल्कुल। और वकील से सलाह लेना ही सही रहता है किसी भी मामले में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ये समझे कि धारा 144 कहती क्या है। हाँ, मतलब पत्नी को मेंटेनेंस कब मिलता है? देखिए सीधी सी बात है कि अगर पत्नी अपना खर्च उठाने में मतलब गुजारा करने में असमर्थ है और पति के पास साधन है, मतलब पर्याप्त साधन है उसे सपोर्ट करने के लिए, तो अदालत मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्थितियां भी तो हैं शायद जहां ये ऑर्डर नहीं होता या कैंसिल हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल हैं। कानून में ही कुछ आधार दिए गए हैं, जैसे अगर पत्नी किसी और पुरुष के साथ रह रही हो, एडल्ट्री जिसे कहते हैं। अच्छा। या फिर बिना किसी ठोस वजह के, मतलब कोई वाजिब कारण ना हो और वो पति के साथ रहने से मना कर दे, या फिर दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों, तो ऐसी सूरतों में वो मेंटेनेंस का अधिकार नहीं बनता। तो पति का वकील फिर इन्हीं पॉइंट्स पर सवाल खड़े करता होगा, जैसे आपने कहा पत्नी की आर्थिक स्थिति। क्या वो पूछते हैं कि पत्नी कमा रही है या नहीं? हाँ, निश्चित रूप से ये एक मुख्य बिंदु है। वकील ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या पत्नी की अपनी कोई इनकम है, कोई नौकरी, बिजनेस या कोई प्रॉपर्टी से किराया वगैरह। हाँ बिल्कुल, या कोई और संपत्ति जिससे गुजारा चल सकता हो। यहाँ तक कि उनकी एजुकेशन या स्किल्स क्या हैं, क्या वो कमाने में सक्षम है। अच्छा, सिर्फ कमा रही हैं या नहीं ये नहीं, बल्कि कमा सकती हैं या नहीं ये भी। हाँ, क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर मेंटेनेंस की जरूरत पर सवाल उठता है। वकील उनकी नौकरी, आय, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी ये सब पूछ सकता है। और आपने आचरण की बात की, जैसे बिना वजह अलग रहना। जी, वकील ये पूछ सकता है कि अलग रहने की वजह क्या बताई जा रही है, क्या वो वजह वाकई जायज़ है। जैसे मान लीजिए पति की तरफ से कोई क्रूरता हुई हो या हिंसा, हाँ, तो वो एक वाजिब वजह मानी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, तो ये भी मेंटेनेंस न देने का एक आधार बन सकता है। और वो जो आपने कहा अडल्ट्री वाला पॉइंट, उसके बारे में कैसे, मतलब क्या सीधे सवाल होते हैं? देखिए, सीधे तौर पर पूछना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वकील सबूतों के जरिए या गवाहों के जरिए ये बात कोर्ट के सामने लाने की कोशिश कर सकता है। धारा 144 में ये एक स्पष्ट ग्राउंड है। समझ के। और अगर वो आपसी सहमति से अलग हुए हों, म्यूचुअल कंसेंट से? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वकील ये जरूर पूछेगा कि क्या अलग होने का फैसला दोनों की मर्जी से था, क्या उस वक्त कोई समझौता हुआ था, जैसे कोई अग्रीमेंट लिखित में या वैसे ही। हाँ लिखित हो या मौखिक, कि भरण पोषण नहीं लिया जाएगा या एक मुश्त रकम तय हो गई हो। अगर ऐसा कोई समझौता साबित हो जाए तो मेंटेनेंस का दावा खारिज भी हो सकता है। अच्छा, तो ये तो वो सवाल हो गए जो वकील पूछ सकता है। लेकिन अब उन चीजों पर आते हैं जिन्हें शायद स्रोत में गलतियां कहा गया है। मतलब वकील सबूत कैसे पेश करता है इन बातों के? हाँ, गलतियां शायद सही शब्द नहीं, ये असल में वो बिंदु हैं जिन्हें वकील सबूतों से साबित करने की कोशिश करता है। जैसे पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता दिखानी है तो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप। बिल्कुल, या फिर बिजनेस रिकॉर्ड्स। और आजकल तो सोशल मीडिया पोस्ट भी कई बार काम आ जाती हैं। सच में? सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, अगर पोस्ट से उनकी लाइफस्टाइल, खर्चे या कोई अनदेखी आय का अंदाजा लगता हो। इसी तरह अगर अडल्ट्री का आरोप है तो उसके लिए वो मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स या कोई गवाह पेश किए जा सकते हैं। और जहां तक बात है बिना उचित कारण के अलग रहने की, तो वकील ये दिखाएगा कि पति की तरफ से कोई क्रूरता या बुरा बर्ताव हुआ ही नहीं था। मतलब पति के कंडक्ट को सही साबित करने की कोशिश। हाँ, और आपसी सहमति से अलग होने के लिए कोई लिखित समझौता, ईमेल, व्हाट्सएप चैट या फिर कोई ऐसा गवाह जो बता सके कि दोनों रजामंदी से अलग हुए थे। और एक बात और, कभी-कभी ये भी सुना है कि अगर पत्नी ने कोई झूठे केस किए हों, जैसे दहेज का। हाँ, ये भी एक पॉइंट बन सकता है।
अगर पत्नी ने पति या परिवार पर क्रूरता का आरोप लगाया हो या कोई केस किया हो जो बाद में झूठा साबित हो गया, तो वकील उस बात को भी पत्नी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने और मेंटेनेंस क्लेम को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो मतलब पूरा फोकस सबूत जुटाने और उन्हें सही तरीके से पेश करने पर रहता है, ताकि धारा 144 के बचाव वाले पॉइंट्स को साबित किया जा सके। बिल्कुल, वकील का लक्ष्य यही होता है कि कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करके ये तर्क दिया जा सके कि पत्नी मेंटेनेंस की हकदार क्यों नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये सब कानूनी और नैतिक दायरे में हो। हाँ, झूठे सबूत बनाना तो गलत ही है। वो तो गैर कानूनी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पति के वकील का ध्यान पत्नी की आर्थिक स्थिति, उनके कंडक्ट, अलग रहने के कारणों और क्या कोई आपसी समझौता था, इन सब पर रहता है। हाँ, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द पूरा केस बनता है मेंटेनेंस के दावे को चुनौती देने के लिए। और सबूत सबसे अहम है। बिल्कुल, हर केस के अपने तथ्य होते हैं, अपने सबूत होते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी अनुभवी वकील की सलाह लेना बहुत जरूरी है। वाकई है, ये सोचने वाली बात है कि कैसे किसी की निजी जिंदगी के पहलू, उनकी कमाई, उनके रिश्ते, उनकी आपसी बातचीत, ये सब कानूनी दावों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। और हर चीज का रिकॉर्ड रखना, दस्तावेज बनाना कितना जरूरी हो जाता है।